हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की पहली किताब गेम ऑफ थ्रोन्स के एपिक सफर का एक और गहरा पड़ाव। चैप्टर 41 जॉन स्नो का दृष्टिकोण। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जॉन स्नो अब एक लड़के से रेंजर बनने की ओर बढ़ रहा है। कैसल ब्लैक की बर्फीली दीवारों से निकलकर वो एक ऐसी जगह की ओर जाने वाला था जहां अंधेरा था, रहस्य थे और शायद मौत भी। कैसल ब्लैक के आंगन में घोड़ों की टापें गूंज रही थी, हर दिशा से आवाजें आ रही थीं, साजो सामान तैयार करो, खाना बांधो, तलवारें पैक करो। जॉन ने अपनी तलवार लॉन्ग क्लॉ की धार को आखिरी बार छूकर देखा। उसका हाथ ठंड से सुन्न था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें गर्म थी, जैसे भीतर एक ज्वाला जल रही हो। गोस्ट उसके पास खड़ा था, बिल्कुल शांत, लेकिन हर चीज को देखता हुआ। तैयार हो? मोमोंट की भारी आवाज फिर गूंजी। जॉन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ लॉर्ड कमांडर। मोमोंट ने उसकी आंखों में देखा और शायद पहली बार जॉन को एक लड़के की बजाय एक रेंजर की तरह परखा गया। बर्फीली हवाओं के बीच द नाइट्स वॉच के सवार धीरे धीरे आगे बढ़े। कैसल ब्लैक पीछे छूटता गया, जैसे किसी पुराने सपने का दरवाजा बंद हो रहा हो। जॉन के साथ थे सैम्बल टॉली, ग्रेन, पीवाईपी और दर्जनों दूसरे भाई, लेकिन सबसे आगे थे कुछ खास चेहरे, कोरिन हाफहैंड, सर ऑटिन विदर्स और ओल्ड बेयर यानी लॉर्ड कमांडर मोमोंट स्वयं। सर्द हवाएं चेहरे पर चाबुक की तरह लगती और पेड़ों के साए में कुछ तो था जो छिपा हुआ था। कभी कभी मुझे लगता है ये जंगल जिंदा है, सैम ने कांपती आवाज में कहा। जॉन ने इधर उधर देखा। पेड़ हिल नहीं रहे थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देख रहा हो उन्हें। कुछ मील आगे निकलते ही टोड नाम का एक भाई एक जगह रुक गया। यहां कुछ गड़बड़ है, उसने कहा। गोस्ट अचानक गुर्राया, उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक उठी। जॉन ने तलवार खींच ली। जंगल अचानक एकदम शांत हो गया। रेडी रहो, मोमोंट ने कहा। पेड़ों की ओट से एक धीमी सरसराहट आई, जैसे कोई छाया फिसल रही हो। फिर एकदम क्रैक, एक सूखी डाल टूटी और वहां एक परछाई सी हिली। गोस्ट ने दौड़ लगा दी और जॉन उसके पीछे भागा। कुछ ही पल में जॉन और गोस्ट दोनों एक गिरी हुई लाश के पास पहुंचे, किसी पुराने नाइट्स वॉच भाई की सड़ी हुई लाश। कपड़ों पर काले रंग की मुहर थी और एक हाथ में टूटी तलवार। ये तो जेफर फ्लावर्स है, पीछे से आवाज आई। मोमोंट, सैम और दूसरे भी वहां पहुंच चुके थे, लेकिन उसकी आंखें सैम की आवाज कांप रही थी। जेफर की आंखें गायब थीं, उनकी जगह गहरे काले गड्ढे थे और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मरने के बाद भी इसे जलाया जाएगा, मोमोंट ने आदेश दिया। लेकिन सैम कुछ बोलने ही वाला था कि जॉन ने उसकी ओर देखा। तू जानता है सैम, मरे हुए लौटते हैं। सैम चुप हो गया। गोस्ट अभी भी गुर्रा रहा था, जैसे अभी भी खतरा टला नहीं था। अंधेरा गहराता जा रहा था। द नाइट्स वॉच ने एक अस्थायी कैंप लगाया। आग जलाई गई, खाना बांटा गया, लेकिन जॉन सो नहीं सका। उसने गोस्ट को देखा, जो अब भी पेड़ों की तरफ देख रहा था। क्या तू कुछ देख रहा है, गोस्ट? गोस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में जो बेचैनी थी, वो जॉन के दिल में उतर गई। जॉन ने आसमान की तरफ देखा, जहां न तारे थे न चांद, बस अंधेरा था और उसकी छाया में एक ऐसी लड़ाई जो बस शुरू होने वाली थी। जॉन की आंखें आसमान की उस काली परत में उलझ गई थीं, जैसे वो कुछ तलाश रहा हो, एक इशारा, एक चेतावनी, या शायद अपनी किस्मत का पहला चेहरा।
गोस्ट अब भी पेड़ों की तरफ देख रहा था, बिल्कुल शांत और अलर्ट। ठंडी हवा उसकी कोट के नीचे घुस रही थी, लेकिन जॉन को अब ठंड नहीं लग रही थी। उसके अंदर कुछ और ही सर्द था, जैसे कोई भविष्य की छाया उसके रूह तक उतर रही हो। तभी मोमोंट की भारी आवाज आई, सब घोड़े तैयार करो, सुबह पहली किरण के साथ आगे बढ़ना है। सूरज की पहली हल्की रेखा जब आकाश को चीरने लगी, द नाइट्स वॉच फिर से उत्तर की ओर चल पड़ा। पेड़ों का घनत्व बढ़ रहा था और रास्ते पतले होते जा रहे थे। जॉन सैम के पास सवार था, लेकिन सैम कुछ ज्यादा ही चुप था। तू ठीक है? जॉन ने धीरे से पूछा। सैम ने सिर हिलाया, नहीं। लेकिन क्या हम में से कोई भी है? जॉन मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में थकावट थी। दिन चढ़ते ही एक गहरी घाटी में प्रवेश किया गया, चारों ओर ऊंचे काले पेड़ और बीच में एक पतली पगडंडी। गोस्ट अचानक रुक गया। उसका शरीर तन गया, कान सीधे हो गए और उसने एक अजीब धीमी सी गुर्राहट की। जॉन ने तुरंत लॉन्ग क्लॉ पकड़ी। क्या हुआ? गोस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर अचानक पेड़ों के झुरमुट में घुस गया। गोस्ट! जॉन भी उसके पीछे दौड़ा। कुछ ही सेकंड बाद वो दोनों एक जली हुई जगह पर पहुंचे। जमीन पर राख, टूटी हुई टहनियां और इंसानी हड्डियां। जॉन का दिल धक से रुक गया। यॉरन! पीछे से एक आवाज आई। वो मोमोंट थे, जो अब बाकी भाइयों के साथ वहां पहुंच चुके थे। यह किसी छावनी की तरह लगता है, एक रेंजर ने कहा। नहीं, मोमोंट बोला। यह जलाया गया है। लेकिन किसने? सैम ने झुककर राख उठाई। उसमें कोई पुराना कपड़ा था, शायद नाइट्स वॉच का ही कोई हिस्सा। लॉर्ड कमांडर, जॉन ने कहा, अगर ये हमारे ही लोग थे तो ये आग खुद उन्होंने लगाई होगी, वापस न लौटने के डर से। मोमोंट कुछ नहीं बोले, पर उनकी आंखों में चिंता साफ थी। हमें तेजी से बढ़ना होगा, उन्होंने कहा। रात को जब फिर से कैंप लगाया गया, तो जंगल और भी ज्यादा डरावना लगने लगा। आग की लौ कमजोर थी और हर आवाज पर हर कोई चौंक रहा था। जॉन अकेले एक पेड़ के नीचे बैठा, लॉन्ग क्लॉ अपने पास रखकर गोस्ट को देख रहा था। तभी एक हल्की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। जॉन! वो एकदम सीधा बैठ गया। कौन है? उसने पूछा। लेकिन कोई नहीं था। फिर से। जॉन! अब की बार आवाज और पास थी, लेकिन उसकी दिशा पकड़ना नामुमकिन। गोस्ट ने अचानक दांत निकाले और एक दिशा में दौड़ पड़ा। जॉन उसका पीछा करने ही वाला था कि कोरिन हाफहैंड ने उसका कंधा पकड़ा। रुको! गोस्ट कुछ महसूस कर रहा है, और हो सकता है कि यही वो चीज हो जो चाहती है कि हम उसका पीछा करें, कोरिन ने कहा। जॉन चुप हो गया। अगली सुबह एक नया झटका मिला। रास्ते में उन्हें एक और शव मिला। इस बार ये था ओठोर का शव, वही जो पहले कैसल ब्लैक में मरा हुआ मिला था और फिर जी उठा था। लेकिन ये यहां कैसे? सैम की आवाज कांप रही थी। हो सकता है कोई और भी हो, जॉन ने कहा, जो ओठोर की तरह ही वापस आया हो। गोस्ट उसकी लाश की तरफ नहीं जा रहा था। वो दूर खड़ा था, गुर्राता हुआ, जैसे जानता हो कि ये शव सिर्फ शव नहीं है। इसे यहीं जलाओ, मोमोंट ने आदेश दिया। रेंजर्स ने बिना समय गवाए लकड़ियां इकट्ठी की और आग लगा दी। शव की आंखें जैसे पल भर को चमकी। सैम पीछे हट गया। उसने मुझे देखा। जॉन का खून ठंडा पड़ गया। रात को जॉन फिर से सो नहीं पाया। उसने ओल्ड बियर के तंबू की ओर देखा, जहां हल्की सी रोशनी थी। वो चुपचाप उठकर वहां गया। मोमोंट एक मैप पर झुके हुए थे। लॉर्ड कमांडर? मोमोंट ने सिर उठाया। तू क्यों जाग रहा है, स्नो? जॉन ने धीमे से कहा,
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। मोमोंट ने सिर हिलाया। मुझे भी। उन्होंने जॉन को एक पन्ना थमाया। उसमें कुछ पुराने निशान थे, जंगल के बीच किसी जगह के। कल हम यहां जाएंगे। फर्स्ट मैन की पुरानी जगह। शायद वहां कुछ मिले, या फिर और भी कुछ खो जाए। जॉन ने पन्ना हाथ में लिया और खामोशी से बाहर निकल गया। गोस्ट उसका इंतजार कर रहा था। आसमान अब भी उतना ही अंधा था, न तारे न चांद। लेकिन जॉन को अब यकीन हो चला था, कुछ आने वाला है। जॉन ने गोस्ट की आंखों में देखा। वो चमक अब सिर्फ चेतावनी नहीं थी, वो इंतजार था। जैसे गोस्ट जानता था कि अगली सुबह कुछ बदलने वाला है। जॉन ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और बर्फीली जमीन पर बैठ गया। पास ही सैम गहरी नींद में कराह रहा था और बाकी भाइयों की सांसें बर्फ में भाप बनकर उड़ रही थी। पर जॉन को नींद नहीं आई। हर हवा की सरसराहट, हर सूखी टहनी की चटक अब उसे किसी साजिश जैसी लगती। और फिर सुबह हुई। लॉर्ड कमांडर ने सबको जल्दी उठाया। आज हम जा रहे हैं फिस्ट ऑफ द फर्स्ट मैन की ओर, उन्होंने घोषणा की। फर्स्ट मैन? सैम ने धीरे से पूछा। हाँ, जॉन ने कहा। वो जगह जहां पहले लोगों ने पहरा दिया था, बहुत पहले, व्हाइट वॉकर्स के पहले युद्ध में। सैम ने घबराकर इधर-उधर देखा। क्या वो अभी भी वहां हो सकते हैं? जॉन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लॉन्ग क्लॉ को कमर में कसकर बांधा। रास्ता अब और भी खतरनाक हो गया था। पेड़ पतले होते जा रहे थे, लेकिन उनमें डर मोटा हो गया था। फिस्ट ऑफ द फर्स्ट मैन एक ऊंचा पहाड़ी टीला था, चारों ओर से गहरी घाटियों से घिरा हुआ, और उसके ऊपर से पूरा जंगल नजर आता था। हम यहीं रुकेंगे, मोमोंट ने कहा। वॉच ने तंबू गाड़े, घोड़े बांधे और चौकसी बढ़ा दी। जॉन पहाड़ी के किनारे खड़ा होकर उत्तर की ओर देख रहा था, जहां पेड़ों का महासागर था और हवा में एक डरावनी खामोशी। तू क्या देख रहा है? कोरिन हाफ हैंड उसके पास आया। जॉन ने धीमे से कहा, कुछ नहीं। और शायद यही सबसे बड़ा डर है। कोरिन ने सिर हिलाया। नॉर्थ में कई चीजें होती हैं जो कुछ नहीं लगती हैं, लेकिन वो असल में सबसे ज्यादा जिंदा होती हैं। रात फिर उतरी। गोस्ट खाना भी नहीं खा रहा था। उसका ध्यान हर वक्त जंगल की ओर ही था। सैम जॉन के पास आया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। तू ये देख, इसमें लिखा है कि फर्स्ट मैन ने यहां कभी एक सीक्रेट कैश दफनाई थी, ऑब्सिडियन की, जो वॉकर्स को मार सकती है। जॉन ने किताब छीनी नहीं, पर ध्यान से देखा। ड्रैगन ग्लास, वो बुदबुदाया। सैम की आंखें चौड़ी हो गईं। तू जानता है इसके बारे में? जॉन ने सिर हिलाया। बेंजे ने एक बार जिक्र किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो असली है। अगले दिन सैम ने जॉन को टीले की एक ढलान पर बुलाया। मुझे लगता है ये जगह वही है, उसने इशारा किया। जॉन और कुछ भाइयों ने मिलकर खुदाई शुरू की, और कुछ ही समय में उन्हें मिले कुछ चमकते हुए टुकड़े, काले किंतु पारदर्शी, जैसे जली हुई बर्फ। ड्रैगन ग्लास, और साथ ही एक पुराना चांदी का हॉर्न। ये क्या है? ग्रेन ने पूछा। शायद कोई पुराना संकेत देने वाला सिंह, सैम बोला। या कुछ और। रख लो इसे, जॉन ने कहा। शायद बाद में काम आए। उसी रात जॉन अकेले चट्टान पर बैठा था, ड्रैगन ग्लास का एक टुकड़ा हाथ में लिए। क्या सच में ये काम करेगा? उसने खुद से पूछा। गोस्ट चुपचाप उसके पास आ बैठा। अगर ये भी काम ना आया, तो हमारे पास और क्या है? गोस्ट ने कुछ नहीं कहा, बस आसमान की ओर देखा। जॉन ने भी नजरें उठाईं, और पहली बार बादलों के बीच एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। चांद
उसने सोचा। पर नहीं, वो चांद नहीं था। वो एक हल्की नीली झलक थी, गहरी, ठंडी और अनजानी। और तभी गोस्ट उठ खड़ा हुआ। उसके कान सीधे हो गए और उसकी रीढ़ तन गई। GRRRR। जॉन भी खड़ा हो गया। क्या हुआ? गोस्ट एक दिशा में गुर्राता रहा और उसी वक्त पहाड़ी के नीचे से एक सीटी जैसी आवाज आई। हॉर्न। फूम। एक बार पूरे कैंप में हलचल मच गई। सींग, किसी ने कहा। फूम। दूसरी बार। अब सब अपने अपने हथियार लेकर बाहर निकल आए। जॉन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर फूम। तीसरी बार। सैम की चीख निकल गई। तीसरा सींग। व्हाइट वॉकर्स। गोस्ट बर्फ में फिसलता हुआ सामने गया और उसकी गुर्राहट अब एक दहाड़ में बदल रही थी। जॉन ने लॉन्ग क्लॉ खींच ली। सभी भाई सींग की दिशा में देखने लगे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस एक काली लकीर जो पेड़ों से निकलकर धीरे धीरे बढ़ रही थी। काली लकीर धीरे धीरे लेकिन अडिग गति से बढ़ रही थी। किसी ने कहा, वो इंसान नहीं है। गोस्ट ने अपने पैरों से बर्फ खो दी, जैसे वो झपटने को तैयार हो। जॉन की सांसें रुक गईं। वो लकीर अब पेड़ों से निकलकर खुले में आ रही थी। और जैसे जैसे वो पास आ रही थी, बर्फ और ठंडी पड़ती जा रही थी। सैनिकों की तलवारों से भाप उठने लगी। और फिर वो दिखाई दिया। पहला वॉकर। सफेद नहीं, नीला नहीं, वो था बर्फ से भी ज्यादा पारदर्शी। उसकी आंखें जली हुई नीली अग्नि सी चमक रही थी। जॉन ने लॉन्ग क्लॉ कसकर पकड़ी। स्टे बैक, किसी ने चिल्लाया, लेकिन वॉकर रुका नहीं। फिर एक झलक में, जैसे वो हवा में तैरते हुए सबके बीच पहुंच गया। गोस्ट उस पर झपटा, लेकिन वॉकर ने सिर्फ एक इशारा किया और गोस्ट हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। जॉन चीखा, गोस्ट! वॉकर ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी काली, लंबी तलवार निकाली जो बर्फ की तरह चमक रही थी, लेकिन आग जैसी जलती थी। जॉन ने लॉन्ग क्लॉ को सामने किया। भिड़ंत शुरू हो चुकी थी। जॉन और वॉकर के बीच तलवारें टकराईं, लेकिन लॉन्ग क्लॉ वेलेरियन स्टील की थी। और जॉन को अब पहली बार उस धातु की असली ताकत का एहसास हुआ। वॉकर की तलवार हर बार लॉन्ग क्लॉ से टकराकर झंझना उठती, लेकिन उसके वार तेज थे, जानलेवा थे। जॉन को लगा जैसे वो हवा से लड़ रहा हो। फिर वॉकर ने एक जबरदस्त वार किया। लॉन्ग क्लॉ जॉन के हाथ से छिटक गई और वो पीछे जा गिरा। वॉकर ने अगला वार जॉन की गर्दन की ओर किया, लेकिन तभी फूम! वही हॉर्न सैम ने बजाया था। वॉकर एक पल को रुका। उसी समय गोस्ट फिर से उठ खड़ा हुआ और जॉन को लॉन्ग क्लॉ वापस दे गया। एक दहाड़ के साथ जॉन ने तलवार उठाई और इस बार सीधे वॉकर के सीने में घुसा दी। SSHHHH। वॉकर चीखा नहीं, बस एक तेज नीली रोशनी में बिखर गया। एक पल को जंगल बिल्कुल शांत हो गया। बाकी भाई स्तब्ध खड़े थे। तूने उसे मारा? सैम फुसफुसाया। जॉन सांसें ले रहा था, बर्फ पर घुटनों के बल गिरा हुआ। वेलेरियन स्टील, उसने कहा, यह काम करता है। मोमोंट सामने आए। तू आज रेंजर नहीं, एक सोल्जर बना है, जॉन स्नो। अगले दिन फिस्ट ऑफ द फर्स्ट मैन के ऊपर धूप पड़ी, लेकिन वो रोशनी सुकून नहीं देती थी। हर भाई अब जान चुका था, यह सिर्फ खोज नहीं थी, यह युद्ध की शुरुआत थी। सैम ने वो ड्रैगन ग्लास वाले टुकड़े संभाल कर रखे और हॉर्न वापस पैक किया। गोस्ट जॉन के पास चल रहा था, स्क्मी, लेकिन खामोश और वफादार। जब जॉन ने फिर एक बार दीवार की दिशा में देखा, तो उसे कैसल ब्लैक दूर, बहुत दूर लगा।
हम वापस जाएंगे? सैम ने पूछा। जॉन ने सिर हिलाया, नहीं अभी नहीं। पहले हमें जानना होगा और बताना होगा कि यहां क्या देखा। सैम ने कुछ देर बाद पूछा, जॉन क्या तुझे डर नहीं लगता? जॉन ने आसमान की तरफ देखा। अब भी वहां तारे नहीं थे, न चांद, लेकिन एक हल्की रेखा बन रही थी, जैसे किसी तूफान की ओट में एक उम्मीद। डर तो लगता है, जॉन बोला, पर अगर हम नहीं लड़े तो कौन लड़ेगा? और इसी के साथ जॉन स्नो की नॉर्दर्न यात्रा का ये भयावह लेकिन निर्णायक चैप्टर यहीं खत्म होता है। दीवार के उस पार सिर्फ बर्फ नहीं है, वहां अंधकार है, रहस्य है और युद्ध है। लेकिन जॉन स्नो अब बस एक बास्टर्ड नहीं, वो अब दी वॉल का सच्चा बेटा है। अब सवाल यह है, अगर तुम जॉन की जगह होते तो क्या वॉकर से अकेले भिड़ने की हिम्मत दिखा पाते? क्या तुम मानते हो कि ड्रैगन ग्लास और वेलेरियन स्टील से व्हाइट वॉकर्स को हराया जा सकता है? गोस्ट ने बार बार खतरों को भांपा। क्या तुम्हें लगता है डायवोल्व्स में कुछ जादुई शक्ति होती है? अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि फिक्शन वर्स पर कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती हैं।